ऋषि कुछ क्या गड़बड़ है केशव? सही दिख रहा हूं क्या मैं? नमस्ते मेरे प्यारे भाई। अरे वाह, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए आप? देखो, कल तो हम जयपुर गए थे और जयपुर में मजा भी बहुत आया। जयपुर में हम घूमे भी बहुत, बाबा खाटू श्याम के दर्शन भी हुए। इस वजह से आपकी क्लास भी नहीं हो पाई। क्या मैं मेरी साउंड ठीक आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग। और आज फ्राइडे, शुक्रवार है। आज इस वीक की जो है मेरे दोस्तों आखिरी क्लास है। और हैं, हाँ हाँ, तो मेरे भाई हम शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। अरे राम, अरे यार क्या अजीब सा हो रहा है, मौसम ही खराब है। हैं? आपको पता है कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जिस सीक्वेंस पे पढ़ाते हैं, उसकी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट के कंपाइलेशन की एक बुक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। अगर कोई बच्चा खुद से नोट्स नहीं बना पाया है या कोई फ्रेशर बच्चा है, बिगनर है भाई, जिसके खुद के क्लास नोट्स रेडी नहीं है, तो यहां से कॉन्सेप्ट सीख सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ जैसे सीजल की अलग बच्चा प्रैक्टिस करता है, सीएचएसएल की प्रैक्टिस के लिए अलग बुक लेता है, जीडी की प्रैक्टिस के लिए अलग लेता है, मींस की प्रैक्टिस के लिए अलग लेता है। तो हमने सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है अब एसएससी मैथ्स की दी कंप्लीट कोचिंग, जिसमें आपको एसएससी के हर एग्जाम के टीसीएस ने जो करवाए हैं 2018 से बाद में 8000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज के अंदर भी एग्जाम वाइज और फिर उनको टाइप वाइज भी किया गया है। ठीक है, 1000 पेज की कलरफुल बुक है मेरे भाई, 1000 पेज की। और जितने सवाल इस बुक में मैंने डाले हैं वो काफी हैं, मोर देन सफिशिएंट। अगर हम गणित के आज तक के देखें 2018 से के बाद से, तो 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, मैथ के 50,000 से ज्यादा है, प्री और मींस के मिलाकर 50,000 से ज्यादा सवाल दुनिया में हैं 2018 से बात के, केवल एसएससी के। लेकिन ये 50,000 सवाल करने की जरूरत नहीं, हमने हर टाइप का एक एक सवाल पिक किया, उसको लेवल में सेट किया और 8,000 क्वेश्चंस की एक बुक बनी है। तो 50,000 ना करके मात्र 8,000 सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है जी। ये बुक अभी फ्लिपकार्ट अमेजन पे है, तो आप इसको शांति से ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। अभी 2025 के एग्जाम्स होने में अभी समय बहुत है। ठीक है जी। नहीं, इंग्लिश मीडियम नहीं बेटा, ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम की अलग अलग है। हिंदी मीडियम की किताब जो है इस तरीके से है, ये रेड कलर में, और ये इंग्लिश मीडियम की किताब जो है ये अलग है इस तरीके से, ये ब्लू कलर में। ये इंग्लिश मीडियम, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश वाली किताब ले केवल, और जो बच्चा हिंदी मीडियम का वो हिंदी वाली ले। अब ये ऑलरेडी 1000 पेज की है भाई, को किसमें 8,000 सवाल है। अगर मैं इंग्लिश हिंदी एक जगह मिलाता तो कितनी मोटी हो जाती, फिर ये तो उठा भी नहीं पाते आप, 4 किलो की किताब हो जाती। इसलिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग, हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग। और सॉल्यूशन वो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, सॉल्यूशन तो बढ़िया है। ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा 4th ईयर में है, फाइनल ईयर में, अपियरिंग में, जिस किसी का एग्जाम लेट है, उसके पास बहुत सारा समय, तो उस क्या करेगा उस खाली समय में? प्रीवियस ईयर के सवाल ही लगाएगा। प्रीवियस ईयर के सवाल कहां से लगाने हैं? इस बुक से। और जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, शीट में जो पढ़ाता हूं, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। पर अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में, तो उसको प्रीवियस ईयर के ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो यहां से करेगा। कलरफुल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको बनाने में 2 कलर का इस्तेमाल हुआ और बहुत अच्छी पेज क्वालिटी। देखो इस तरीके से रेड और ग्रीन, और इसमें थ्योरी भी दी गई है मेरे भाई। त्रिकोणमिति ये चैप्टर है यहां पर, और तो इसको देखो ये थ्योरी भी दी गई है इस तरीके से, ये कलरफुल। एग्जाम कब होएगा भैया? एग्जाम मैंने बता तो दिया, एसएससी के एग्जाम 2025 के अब 7 से 8 महीने बाद शुरू होंगे, 7-8 महीने बाद। अभी तो कैलेंडर आएगा, फिर एक एक एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, फिर प्री का पेपर होगा। तो समय है, ये इतना समय है कि आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए और प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर है 101। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर लगभग खत्म हो लिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें बाकी रहता है, वो करते हैं आज की क्लास में।
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन। चलो आज की क्लास का मेरे भाई, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई। कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फ्रॉम पॉइंट x1 कोमा y1। डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फ्रॉम पॉइंट x1 कोमा y1। डिस्टेंस ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फ्रॉम पॉइंट x1 कोमा y1। समझिए, जैसे मेरे दोस्तों ये एक लाइन है, अभी तक भी थकावट बहुत है मेरे भाई, लगातार काम करे जा रहे। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। सपोज एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 कोमा y1 है। तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट P से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट P से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस होती है कि इस पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो जिससे कि ये कोण 90 डिग्री का हो जाए। इस पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालिए, लंब डालिए जिससे कोण 90 डिग्री का हो जाए, तो ये होती है डिस्टेंस D। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। तो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की बताओ इस पॉइंट P से डिस्टेंस क्या होगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि भाई एक्स की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो। x की जगह x1 रख दीजिए, y की जगह y1 रख दो। ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये आ जाएगा। x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, अपॉन अंडर रूट में क्या करना है मेरे प्यारे भाई? x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है। x का कोफिशिएंट a है गुणांक, y का कोफिशिएंट b है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। और आपको केवल मोड लेना है, यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, इसकी पॉइंट P से डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का मतलब होता है लंबवत दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं आपसे कहूं इस पॉइंट P की इस लाइन से दूरी क्या है, तो आप पॉइंट P से इस लाइन पर लंब डालेंगे कि 90 डिग्री का कोण हो। बताओ ये लाइन है, आप बताओ इस लाइन की इस पॉइंट से क्या दूरी है, तो आप इस लाइन से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये दूरी है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए, बचपन में पढ़ाते हैं, ठीक है जी, बचपन में मास्टर पढ़ाता है, ट्यूशन में, स्कूल में। वेरी गुड, रामाचार्य ने बैकलॉग पूरा कर लिया। तो लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की पॉइंट P x1 y1 से जो डिस्टेंस होगी x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए इस वाला सवाल, सवाल नंबर 101, जल्दी से करके बताइए। सवाल यह है कि 7x माइनस 24y प्लस 151 बराबर 0 की दूरी पॉइंट 3,2 से क्या होगी? अरे यार, पॉइंट 3,2 से इस लाइन की दूरी क्या होगी? तो क्या कॉन्सेप्ट है? x की जगह 3 रख दो, y की जगह -2 रख दो। x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह -2। x की आप लोग 3 रखेंगे, y की जगह -2 रखेंगे, ठीक है जी, प्लस 151। और अपॉन क्या आएगा मेरे दोस्तों? x का ऑप्शन अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये आएगा बेटा डिस्टेंस। ये इस लाइन की पॉइंट 3,2 से डिस्टेंस, और आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मोड। अगर आंसर नेगेटिव भी आता है तो आपको पॉजिटिव बताना है। 24 दूनी 48, 48 प्लस 21 क्या आ जाएगा भाई? 8 1 9 और 4 2 6 69। 48 प्लस 21 69, 69 में 151 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 220, 220 आ जाएगा। नीचे 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25 हो गया, 220 बटे 25 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई?
पॉजिटिव है 25 × 200 10.25 × 200 8.8 और ये सवाल का आंसर है। तो लाइन 7x माइनस 24y प्लस 151 की 0.3 कॉमा माइनस 2 से जो डिस्टेंस होगी वो 8.8 यूनिट आएगी। सबको समझ में आ गया? 21 तारीख को विशाल जी, अरे हाँ या ना ये बताओ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? विशाल जी 21 को बेटा। तो लाइन 7x माइनस 24y प्लस 151 बराबर 0 की 0.3 कोमा माइनस 2 से जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी 8.8। 220/25 बोलो। अबे घांचुओ ये बताओ कि सवाल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले। अभी देखिए ये सवाल देखो बच्चे, ये सवाल इस साल के सीएचएसएल के पेपर में आया था, एसएससी सीएचएसएल 2024। आप ध्यान से देखना, सेम ही कॉन्सेप्ट है, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, पर बच्चे इतने बेकार हैं कि वो केवल सीधे सीधे सवाल ही कर पाते हैं, थोड़ा सा घुमा के लिख दे कर ही नहीं पाते। एक सर्कल का सेंटर 2,3 है और यह लाइन 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 को टच करता है। सर्कल की रेडियस बताओ। तो भाई ध्यान से सुनो, एक सर्कल है, ये सर्कल मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो 2,3 है, ये सर्कल का सेंटर है 2,3 बोलो। और ये जो सर्कल एक लाइन को टच करता है, ये जो सर्कल है मेरे भाई एक लाइन को टच करता है, यानी कि सर्कल की टेंजेंट लाइन है। ये जो सर्कल है ये एक लाइन को टच करता है, लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो ये क्या, इस सर्कल की टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा। ये सर्कल की बच्चों टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा। तो हम ये बात जानते हैं, सर्कल का सेंटर है 2,3, ये सर्कल एक जो है सीधी रेखा को स्पर्श करता है, यानी कि सर्कल की टेंजेंट लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। सर्कल की रेडियस पूछिए, तो भाई सर्कल की रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होता है, अगर मैं सेंटर से इस पे टच करने का मतलब केवल एक ही बिंदु को यहां टच करते चली जाएगी, रेडियस क्या होगी? इस पॉइंट की टेंजेंट से जो दूरी है, यही तो सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको यह बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा तक की जो दूरी है यही सर्कल की रेडियस है। हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस पॉइंट 2,3 की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वही सर्कल की रेडियस है। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एक्स की जगह 2 रख दो, 2 चौक 8, वाई की जगह बेटा यहां पे 3 रख दीजिए, वाई की जगह 3, 3 तिया 9 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया मेरे भाई। तो 8 9 17 माइनस 7 10 10/5 2 यूनिट। तो सर्कल की जो रेडियस है यहां से 2 आ गई, ये इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 2। खत्म। तो मजा आया कि नहीं सवाल करके? सर फॉर्मूला कैसे आया बेटा, कैसे आया कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कैसे आया बताऊंगा तो एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा 20 मिनट, फिर आप बीच में कहोगे सर हमें नहीं जानना कैसे आया, हम रट लेंगे। अब कैसे आया जानने की उम्र आपकी निकल गई, अब आप बुढ़े हो गए बेटा। अब आपकी उम्र बची है क्या होता है ये जानने की। समझ में आई? कैसे आया कि एक उम्र थी 10वीं क्लास, जब आपके पास बहुत समय था, आप ट्यूशन की फीस देते थे 500 रुपए। अब वो समय नहीं है, अब समय है क्या होता है, केवल ये पता हो। चले अगला टाइप। ओके, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो लाइन है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन। इस लाइन की ओरिजिन या मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? ओरिजिन या मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? ओरिजिन या मूल बिंदु। तो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से 0 से डिस्टेंस क्या होगी? बताइए मेरे प्यारे भाई, करो। हाँ
बोलो। लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की ओरिजिन मूल बिंदु से पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी। तो ये ओरिजिन भी तो एक पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, बस यहां आपको एक्स की जगह x1 की जगह क्या रखना है? 0। y1 की जगह क्या रखना है? 0। तो ये 0 कट जाए, 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे भाई? तो डिस्टेंस आ जाएगी c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस आएगी c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है भाई, इसको हटा दी, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं है। ये कॉन्सेप्ट। तो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की ओरिजिन से जो दूरी होगी, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है मोड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है। ये सवाल देखे मेरे दोस्तों 103, ये सवाल भी सीएचएसएल 2024 के प्री के पेपर में आया है। बोला मूल बिंदु से लाइन 6x प्लस 8y माइनस 48 तक की लंबवत लंबाई ज्ञात कीजिए। ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस बताओ। ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस क्या है बेटा? ये समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, कांस्टेंट कितना है? माइनस का 48 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, वाई का कोफिशिएंट बी होता है, और आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो 6 और 8, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 10। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव तो इग्नोर कर दो। 48 बटे 10 4.8। इस सवाल का आंसर आ गया 4.8, बी ऑप्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा लगा हमें तो ये, सर हमें तो ये बहुत अच्छा लगा, है ना? कॉन्सेप्ट जान के अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट बता दूं। अगला कॉन्सेप्ट प्री के पेपर के सवाल है। देखो कितना मैं बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट देता हूं, बिल्कुल अपडेटेड। सीएचएसएल का लेटेस्ट पेपर का सवाल है, लेटेस्ट करवाया, ये भी सीएचएसएल का है। सर योर टीचिंग स्टाइल इज यूनिक। भाई हम आदमी यूनिक है, मेरे जैसा दूसरा पीस मिला है? अक्सर हमें क्लास में बच्चे कमेंट करते हैं, सब सर आप मेरी लाइफ के आज तक के सबसे अच्छे टीचर हैं। ये कमेंट पा पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। आपको छोटे बच्चे तो नहीं, आपकी उम्र 20 साल 25 साल 20-25 साल की उम्र में अगर मैं आज तक आपको सबसे अच्छा टीचर लगता हूं काफी बच्चों को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। ठीक है, और वो बहुत समय से धीरे 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 लगातार मेहनत करके इतना सीक्वेंस में कंटेंट अरेंज करके जो है मैंने किया है। ओके जी, सवाल नंबर 103 था। आगे चलें अब हम। चलो अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन, अगला कॉन्सेप्ट ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। हिंदी वाले भाई लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। हिंदी वाले भाई लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है जी, चलिए। तो जैसे बच्चों मैंने आपके सामने इस तरीके से ये बनाया, बच्चों हमने आपके सामने इस तरीके से बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमने आपके सामने इस तरीके से ये बनाया बच्चे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने आपके सामने इस तरीके से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां सर।
अब मेरे प्यारे भाई हमने दो समांतर रेखाएं खींची, ये दो पैरेलल लाइन है, जैसे एक लाइन ये हो गई और एक दूसरी लाइन मेरे भाई ये हो गई। ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं इनके बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका स्लोप सेम होगा, इनका स्लोप सेम होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0 होगी। स्लोप सेम होगा ना, दोनों का स्लोप सेम होगा, केवल कांस्टेंट बदलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो सेम कर लो, ये वाली चीज दोनों में सेम कर लीजिए, ax प्लस बी वाई। वैसे भी दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप है वो सेम होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालने के लिए, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु है, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। अब आप पॉइंट ओ से इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डालो, पॉइंट ओ से इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डालो, इस तरीके से परपेंडिकुलर। ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, तो बच्चों ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, होगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं, एक की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 है, दूसरे की ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0 है। और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो आपको निकालनी है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आपको नहीं लगता कि अगर इन दोनों लाइन की मैं ओरिजिन से, मूल बिंदु से डिस्टेंस निकाल के हटा दूं, जैसे दो ट्रेन की पटरियां, रेल की पटरियों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, रेल की पटरियों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, 90-90 बराबर होती है, सारी दूरियां बराबर होंगी। आप बोलोगे हाँ सर। तो अगर मैं ओरिजिन, मूल बिंदु से दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को घटा दूं, ये इस लाइन की ओरिजिन से दूरी है OA, ये मूल बिंदु से इस लाइन तक की दूरी है OB, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये मुझे निकालनी है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है D। तो डिस्टेंस D कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आएगा OA माइनस OB। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि किसी भी लाइन की ओरिजिन, मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होते, डिस्टेंस का फॉर्मूला मोड ऑफ C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², ये होता है। आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां पर देखो ये AB वाली चीज तो दोनों में सेम रहेगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगा भाई? ये देखो ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, घटाना है तो C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 अपॉन, क्योंकि अंडर रूट A² प्लस B² दोनों में सेम रहेगा, अंडर रूट A² प्लस B²। और ये आपको मोड लेना है, यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दैट्स इट, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ गई मोड ऑफ C2 माइनस C1। भाई इस लाइन की पॉइंट ए से दूरी क्या आएगी? पॉइंट ए से दूरी आएगी CT अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², ये OA आएगा। इस लाइन की पॉइंट O से, ओरिजिन से दूरी क्या आएगी? ओरिजिन से दूरी आएगी C1 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², ये आपका OB आ गया। अब आप इनको घटाइए तो C2 माइनस C1 अपॉन मोड ऑफ अंडर रूट A² प्लस B²। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू शुड नो, ये आपका कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? और कितनी इंग्लिश बताऊं हिमांशु यादव जी? इंग्लिश में लिखा हुआ है हर चीज, एक शब्द हिंदी का नहीं लिखा बोर्ड पे। पता नहीं तुम्हें कौन सी इंग्लिश जाननी है? हिंदी में बोलना भी गुनाह है क्या? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², इसका आपको मोड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया? सवाल देखते हैं, ये सवाल देखो बेटा, सवाल आपके सामने 104 ये बताइए, दो पैरेलल लाइन है आपके सामने बच्चों, दो पैरेलल लाइन है, सॉरी दो पैरेलल लाइन है, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी आपको बतानी है। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भी, देखो ये सेम रहेगा क्योंकि दोनों, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होता है, तो ये सेम रहेगा। दिस इज सेम, 15x प्लस 8y माइनस 39 बराबर 0, 15x प्लस 8y प्लस 46 बराबर 0।
इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी मेरे दोस्तों? C2 माइनस C1, ये 46 है माइनस 39 है, 46 माइनस माइनस 39 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हालांकि ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है। 46 प्लस 39 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 85। 15 8 17 होता है बेटा, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट 17, 85/17 5 यूनिट। तो इन दोनों पैरालाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 5 यूनिट है। ये प्रूफ बता तो दिया इसका। इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस OA और इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस OB, OA में से OB घटा दीजिए, आ जाएगा। OA की वैल्यू OB की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला से घटा दो, यही आएगा। समझ में आई बच्चे? चलो, मुझे लगता है हर स्टूडेंट को यह बात समझ में आई है। अब ना बीच में एक सवाल छूट गया था, वो हो जाती, हम भी तो इंसान ही हैं, गलती से मैंने वो सवाल पहले डाल दिया था, लेकिन वो सवाल अलग टाइप का था। वो सवाल जो था वो कौन सा क्वेश्चन था भाई? वो ला ला ला, ये 69 नंबर क्वेश्चन, 69, ये सवाल था बच्चे। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी क्या है? दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बताना है। देखो ये सेम रहेगा, ये वाला पोर्शन दोनों में सेम रहेगा। अगर सेम नहीं है तो बना लीजिए। सपोज ये होता है 6x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0, तो आप यहां पे पहले दो को डिवाइड करके 2 तिया 6 4 ये बना लेते, पहले इन दोनों को सेम बनाते, ठीक है ना, अलग अलग नहीं लिखते। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताना है, तो C2 माइनस C1 ये 12 है, ये आपका C1 C2, 12 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 12 माइनस 3 9, और 9 बटे क्या आ जाएगा? 5। 9 बटे 5 यूनिट इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ रहा है। गधो, वैल्यू ही तो रखनी है, कौन सा कुछ दिमाग लगाना है? केवल वैल्यू रखनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ये सवाल छूट गया था, मैंने आपको करवा दिया। कर लोगे? अबे बावलो, कर लोगे इस सवाल को कि ना करोगे? कर लोगे? नाइनटी 99 एंड 100 नंबर क्वेश्चन। कौन सा 99? 99 और 100 करवा तो दिया, ढंग से देखो जाके, ऑलरेडी करवा दिए सवाल। आगे चलेंगे। अगला टाइप आपके सामने, सवाल नंबर 105। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने, करो। सॉल्व, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी विथ कोऑर्डिनेट ए बी सी।
चले कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट जाने सवाल नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। एक ट्राइंगल के 4 सेंटर होते हैं। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निर्देशांक x3 y3 हैं। x3 y3। और मेरे प्यारे भाई, इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है जी, जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड जी है, हिंदी में कहते हैं इसको हम केंद्रक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, अगर किसी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे निकाले जाते हैं? एवरेज लेके। जैसे आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये 3 है ना, x1 x2 x3, इनका एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे आएगा? 3 संख्याओं का जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y1 y2 y3 जो है, इनको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। केवल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है मेरे भाई। अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो उसके ट्राइंगल के जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। सभी को समझ में आ गया? सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये सवाल देखो आप, केवल 105 नंबर। अब बोला है ट्राइंगल एबीसी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से सेंट्रॉइड बताओ। तो भैया क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तीनों को जोड़ो, 5 4 9 और 8 17, 17 बटे 3। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -3 प्लस 6 3, 3 और 2 5 बटे 3, 17 बटे 3 5 बटे 3। ये आएगा मेरे भाई यहां से सी ऑप्शन करेक्ट है। बात खत्म। दुनिया में इससे आसान सवाल बनता नहीं है, ये देखिए। पांच सवाल है बेटा इस कॉन्सेप्ट पे। देखो सवाल नंबर 106 करिए। सब बेकार की बातें अंशुल चौधरी। हाँ जी, एक ट्राइंगल के सेंट्रॉइड 5 4 हैं, इसके 2 वर्टेक्स के निर्देशांक 4,3 और 5,4 हैं। तीसरा वर्टेक्स ज्ञात करें। तो मेरे भाई सवाल इतना सा है कि एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड 5 4 है और ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स ए और बी के कोऑर्डिनेट बता रखे हैं, और आपसे ट्राइंगल का तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक पूछे हैं। तो बहुत आसान है, एवरेज होगा मेरे भाई, एवरेज होगा। अगर यहां पे पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, पॉइंट बी का वाई एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा भाई? इन तीनों का जो एवरेज होगा वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, यहां से क्या आ जाएगा? 5 या 15, 15 में से 9 गया 6, x3 की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी कि 6 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 6 ये आ रहा है, ये आंसर है, बी ऑप्शन। खत्म। उल्टा सवाल हो गया ना बच्चों। स्टूडेंट्स इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर 3 संख्याओं का, ये सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है एवरेज। ये हो गया बेसिक मेथड, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है एवरेज। अगर मेरे प्यारे भाई एवरेज कितना है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो एवरेज 5 होगा, तो योग क्या आएगा? 15। भाई तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम 15 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डायरेक्ट 15 होना चाहिए। 15 है सम, एवरेज निकालना है, 15 को 3 से भाग करेंगे तो ही तो एवरेज 5 आएगा। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का सम 15 होना चाहिए। देखो यहां पे 15 आ रहा है क्या? 4, सॉरी 15 आ रहा है क्या? 4 5 9 और 6 15, 4 5 9 और 6 15, तीसरे कोऑर्डिनेट में 6 15 हो गया, खत्म। ये हो गया। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 107 बताओ।
हाँ जी कपिल सूथर जी, मैं उसको ठीक करवा दूंगा, चिंता ना करें। सवाल नंबर 107। पॉइंट ए 10,7, बी के कोऑर्डिनेट 9,5 है, सी के कोऑर्डिनेट 5,6 है। इनसे बने ट्राइंगल एबीसी में जी सेंट्रॉइड है, एजी का मान ज्ञात करें। एजी का मान, बिल्कुल बेसिक सवाल कि भाई एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए, तीनों वर्टेक्स के एबीसी के। मैं डायग्राम बना के करवा देता हूं सवाल को, हालांकि जरूरत नहीं है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 10,7 है, बी के जो 9,5 हैं और सी के कोऑर्डिनेट 5,6 हैं, 5,6। अब यहां पे इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो ट्राइंगल के अंदर होगा। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एवरेज। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे मेरे प्यारे भाई? 10, 9, 19 और 5, 24, 24/3 8। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 7, 5, 12, 6, 18, 18/3 6। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। तो आपसे पूछा ए जी, ए से जी तक की दूरी बतानी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का स्क्वायर। 10 में से 8 गया 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 और 1 √5। तो ये ए जी आ गया मेरे दोस्तों √5, और ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। कितना आसान सवाल था। ऐसे आसान आसान सवाल पेपर में आते हैं। आगे चलो बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप। करो सवाल नंबर 108। हाँ जी बेटे, जरा इस सवाल को करो। करो। नहीं कर पाओ ने आप? नहीं कर पा रहे ना? नहीं कर पा रहे ना मेरे भाई? एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्रम से ये है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? भाई इस सवाल में क्या परेशानी है? आपको एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड दिया है और दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपसे पूछा एरिया। भाई साहब अगर एरिया निकालना है इज्जत से तो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। भाई ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है जी। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए आपको, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए का 4, 5 है, बी के मेरे दोस्तों कोऑर्डिनेट 1, -1 है। आपको यहां से सी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो भैया ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट एवरेज होते हैं ना, अगर एवरेज 1 है तो जोड़ के 3 आना चाहिए। तीन संख्याओं का एवरेज अगर 1 है जोड़ के 3 आना चाहिए।
4 और 1 5, 5 में क्या जोड़ें कि 3 हो जाए, माइनस का 2, ये -2 आ गया। अगर सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 13/3 है, एवरेज 13/3 है, तो सम क्या आएगा, 3 से गुणा 13। भाई वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 13 आना चाहिए। 5 - 1 4, 4 में 9 जोड़ेंगे 13 आएगा। अभी ये होगा ना, 5 - 1 4 9 13, 13 समय एवरेज 13/3 करेंगे तब वाई कोऑर्डिनेट 13/3 बनेगा सेंट्रॉइड का। ये आया, ये एबीसी के कोऑर्डिनेट आ गए, एबीसी के। आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया। अब एरिया निकालने का बॉम्बेस्टिक तरीका तो मैंने आपको बताया एरिया निकालने का। किसी भी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 बना लो, किसी भी एक वर्टेक्स के, जैसे 4 5 है, 0 0 बनाने के लिए 4 घटा दो, 5 घटा दो। यहां भी आप सेम करो, 4 5 माइनस कर दो, ये तो 0 0 हो जाएगा। या 4 और 5 घटाओगे तो 1 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 3, -1 -5 करेंगे, माइनस का 6, या 4 घटाएंगे, -2 -4 माइनस का 6, 9 में से -5 करेंगे, 4 आ गया। इन दोनों का एरिया इक्वल है, बाहर की गुणा अंदर वालों की गुणा, -3 की 4 में गुणा -12, -6 की -6 में गुणा 36। इनका आपको लेना है डिफरेंस, और डिफरेंस का करना है बेटा आपको आधा। लग रहा है हमने करती है कोई गड़बड़। -4 -5 करेंगे 0 0, -4 1 -4, -3 -1 -5 -6, -4 करेंगे -6, 9 -5 4, बाहर की गुणा -3 की 4 में गुणा -12, -6 की -6 में गुणा 36, 24 आ रहा है यार आंसर। इस सवाल का आंसर 24 है, ये ऑप्शन गड़बड़ है, सवाल के ऑप्शंस गड़बड़ हैं, ठीक आंसर 24 ही है, 24 ही इसका ठीक आंसर है, हाँ कि नहीं, आंसर ही रॉन्ग है। नहीं +6 नहीं होगा ना, -1 और -5 करेंगे तो -6 आएगा, -2 -4 करेंगे तो -6 आएगा, 24 ही आ रहा है। तो ऑप्शन इसके गड़बड़ टाइप हो रखे हैं आगे। बस खत्म, ये वाला टाइप खत्म मेरे प्यारे भाई। चलिए उसके बाद ये देखो सवाल नंबर 110, देखो पहले आप 110 बोला है उस ट्राइंगल का अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके वर्टेक्स ये हैं। उस ट्राइंगल का इन सेंटर बताओ जिसके वर्टेक्स ये हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सेंट्रॉइड सिखा दिया, अगला कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड ये मैंने आपको बता दिया, अगला कॉन्सेप्ट सीखिए। देखो बच्चों आप ये बात जानते हैं, ये वर्टेक्स ए है, ये पॉइंट ए है, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल है, पॉइंट ए के सामने की साइड स्मॉल है, ये वर्टेक्स बी है, पॉइंट बी के सामने की साइड स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये वर्टेक्स सी एस के सामने की साइड स्मॉल सी, ये वर्टेक्स सी एस के सामने की साइड स्मॉल सी। बात को समझे आप, बोलोगे हाँ सर। अगर मेरे दोस्तों ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर, अगर ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर, या हिंदी वाले भाई अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने, अंतः केंद्र, इन सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, ठीक है। अब ये इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ये हम ज्योमेट्री में जानेंगे, यहां केवल आपको याद रखना है। अगर किसी ट्राइंगल एबीसी के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, अगर किसी त्रिभुज के 3 वर्टेक्स के निर्देशांक दिए हैं एबीसी के, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3 हैं, तो ट्राइंगल के इन सेंटर अंतः केंद्र के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे भाई, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये साइड है, जैसे आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट साइड ए के सामने x1 है, ए की x1 में गुणा, प्लस ये साइड b है, b के सामने x2 है, b की x2 में गुणा, प्लस ये साइड c है, c के सामने x3 है, c की x3 में गुणा, बटे a प्लस बी प्लस सी, बटे a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, कॉमा,
वाई कोऑर्डिनेट निकालें। पॉइंट ए है, पॉइंट ए की y1 में गुणा, ए y1 प्लस ये बी है, बी के सामने y2 है, बी y2, बी के सामने y2 है, बी y2। बोलो, आप बोलोगे सर बेहतरीन बोला है आपने। ये सी है, सी है, सी के सामने y3 है, सी y3 प्लस सी y3। आप बोलोगे हाँ सर, अपॉन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आया। समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समस्या इसमें नहीं। पॉइंट ए के सामने ए एक्स वन, बी के सामने बी एक्स टू, सी के सामने सी एक्स थ्री, इनकी मल्टीप्लाई अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसी ए वाई वन, ये मेरे दोस्तों बी वाई टू, सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ गए। ये ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, अंतः केंद्र के निर्देशांक आ गए प्यारे बच्चे, याद रखना है। अंशुल चौधरी जी, दोगले लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, याद रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब आपके सामने ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 110, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 110, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा? 110, करो बच्चों, जल्दी से करो, जल्दी से। हाँ, फटाफट करना है, फटाफट जल्दी करना। सर इसमें एबीसी क्या है? क्या एबीसी? पता नहीं आप कैसे बच्चे हो। क्या एबीसी बेटा? एबीसी साइड की लंबाई है। इस साइड की लंबाई स्मॉल है, साइड की लंबाई स्मॉल बी, साइड की लंबाई स्मॉल सी। कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल बी बी सी, ये वर्टेक्स के नाम है। ए स्पॉन्ट का नाम है, बी स्पॉन्ट का नाम है, सी स्पॉन्ट का नाम है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये साइड है यार। आप पता नहीं कैसे बच्चे हो, आप कुछ भी नहीं सोच पाते हो यार दिमाग से, गंदे बच्चे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे आपसे बोला है उस ट्राइंगल का इन सेंटर बताओ जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 -2, -5 और -4, 6 हैं। तो उस पॉइंट का
इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। बताओ ये वाली साइड कितनी आएगी? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मैं इसको पॉइंट ए कहता हूं, इसको पॉइंट बी कहता हूं, इसको पॉइंट सी कहता हूं, तो पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, दो में से माइनस दो घटाएंगे 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस 5 घटाएंगे 8 का स्क्वायर, तो 64 16 80 80 आ गया, 16 पंजे 80 यानी कि कितना आएगा? 4√5। ये डिस्टेंस आ जाएगी 4√5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, माइनस 2 में से माइनस 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस 5 में 6 घटाएंगे माइनस 11 का स्क्वायर, 121 प्लस 4 125, 125 का रूट क्या आएगा? 5√5। 25 पंजे 125 होता है ना, 25 पंजे 125, 25 का रूट 5 आ जाएगा, 5√5। आप मुझे बताओ इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या आएगी? 2 में से माइनस 4 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 6 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 36 और 9 45, 45 क्या होता है? 9 पंजे 45, 9 का अंडर रूट 3√5। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला से निकाले 3√5। ये ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, ये ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, आपको निकालना है इन सेंटर, तीनों साइड आ गई। अब इन सेंटर निकालने के लिए क्या करना है? जैसे इन सेंटर का आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ये साइड है 5√5, इसके सामने का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, 5√5 की 2 में गुणा करो 10√5। ये साइड है 3√5, इसके सामने एक्स कोऑर्डिनेट है -2, 3√5 की -2 में गुणा करो माइनस का 6√5। ये साइड है 4√5, 4√5 की -4 में गुणा करो -16√5 ही आएगा। और बटे तीनों साइड का सम, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे 4 3 7 5 12√5 ये आएगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालना, ये साइड है 5√5, 5 के सामने वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 5√5 की 3 में गुणा 15√5, 3√5 के सामने -5, ये -15√5। ये साइड है 4√5, 4√5 की 6 में गुणा 24√5, 24√5 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? तीनों साइड का सम 4 3 7 5 12√5, तीनों साइड का सम 12√5 ये आया। आप बोलोगे हाँ सर क्या आया? 10 -22, -12√5 को 12√5 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1, ये कट गया। 24√5 को 12√5 से डिवाइड करेंगे 2, -1,2। तो ये ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए -1,2, बी ऑप्शन करेक्ट है, -1,2। खत्म। बताइए बच्चों। अगला सवाल। तो बच्चों मैंने आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना सिखा दिए, मैंने आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना सिखा दिए। अब आप ये बताओ सवाल नंबर 109, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये सीएचएसएल के पेपर में आया है सवाल 2022 में। ये क्वेश्चन सीएचएसएल प्री के पेपर में आया है बच्चों, वो भी 2022 में। लाइन x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 9 से बने ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है? इन तीनों लाइनों से बने ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, या हिंदी में लंब केंद्र क्या है? लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर को हम लोग हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं। अब सुनना मेरे भाई, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस, ये आ गया मेरे भाई। चलो कोई दिक्कत? x बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। और एक तीसरी लाइन है मेरे प्यारे भाई,
x प्लस वाई बराबर 9। ये लाइन x प्लस वाई बराबर 9 x एक्सिस को कहां पे काटेगी, y को 0 करेंगे 9,0 पे। ये लाइन जो है y एक्सिस को कहां काटेगी, y एक्सिस को x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे, y बराबर 9 आ गया 0,9 पे। ये लाइन x एक्सिस को काटेगी, y एक्सिस को काटेगी 0,9 पर। यानी कि ये लाइन बन गई x प्लस वाई बराबर 9, ये लाइन बन गई x प्लस वाई बराबर 9, ये लाइन आपकी x प्लस वाई बराबर 9 है। अब आपसे यह कहा गया है कि x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 9 से बने ट्राइंगल का एरिया। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है भाई, ये हो गया आपका x एक्सिस, y बराबर 0, ये हो गया y एक्सिस x बराबर 0, और ये होगी तीसरी लाइन x प्लस वाई बराबर 9। इन तीनों से जो ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल बन रहा है। बोला इसका ऑर्थो सेंटर क्या है, ये इसका मेरे दोस्तों 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान सुनेगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में केवल राइट एंगल पे ही सवाल आएगा और किसी पे सवाल नहीं आएगा, केवल राइट एंगल पे ही आएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज एट 90 डिग्री वर्टेक्स। समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर, या हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब केंद्र, वो हमेशा 90 डिग्री वाले शीर्ष पर होता है। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए बेटा, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मूल बिंदु। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, 0,0। यानी कि ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा 0,0 पे। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 111 की तरफ। बच्चों इस टाइप का आखिरी कॉन्सेप्ट है ये इस टाइप का आखिरी कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद ये खत्म। चलिए बच्चों, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे यूलर्स लाइन। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे यूलर्स लाइन। यूलर्स लाइन। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, तो यूलर्स जी ने एक बात बोली थी, आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए, कैसा भी ट्राइंगल ए बी सी, कैसा भी आप ट्राइंगल बनाओ, तो ट्राइंगल के जो 3 सेंटर हैं, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड, और ओ मतलब सरकम सेंटर, ये तीनों जो सेंटर हैं ये हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। ये हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रॉइड और ओ सरकम सेंटर, ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में मेरे दोस्तों ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र एच है ऑर्थो सेंटर। किसी भी त्रिभुज में ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर एच ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र, हिंदी वाले भाई लिख लो, हिंदी में लंब केंद्र, जी यानी कि सेंट्रॉइड केंद्रक, और ओ यानी कि सरकम सेंटर, ये तीनों हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे, सीधी रेखा होगी। ये जो एच जी ओ होगी ना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा। ये सीधी रेखा तीनों एक ही लाइन पर आएंगे, ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो होगी ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। और इसी को यूलर्स लाइन भी बोलते हैं, इसी को कहते हैं यूलर्स लाइन, इसी को यूलर्स लाइन बोलते हैं, इसी को हम लोग यूलर्स लाइन कहते हैं। समझ में आया? तो किसी भी ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक ही सीधी रेखा पर होते हैं।
और उन्होंने ये भी बताया कि HG से जियो का जो रेशियो वो हमेशा 2:1 होता है। उन्होंने ये भी बताया कि HG से जियो का जो रेशियो होगा, HG से जो जियो का रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। यूलर बहुत हाई लेवल के मैथमेटिक्स थे, छोटी मोटी बातों पे वो रिसर्च नहीं करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो नॉर्मल इंसान का दिमाग ना सोच पाए ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं। छोटी मोटी थ्योरम्स वो देने में विश्वास नहीं करते थे, बहुत हाई लेवल की बातें करते थे वो। तो HG से जियो का रेशियो आएगा 2:1। H ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रॉइड, O सरकम सेंटर। तो किसी भी ट्राइंगल में ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं और HG से जियो का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। बोलो बात समझ में आई? आप ये देखिए सवाल नंबर 111 लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर, अगर किसी ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और केंद्रक के निर्देशांक, किसी ट्राइंगल के लंब केंद्र और केंद्रक के निर्देशांक 6-1 चौराहा रेखा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से सेम दूरी पर है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। मेरे भाई एक बात ध्यान सुनना, यहां भी एक कॉन्सेप्ट लगा दिया। जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है ना, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बेटा परिकेंद्र। परिकेंद्र ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। हर दुनिया में मेरे दोस्तों हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल बनाया जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरे। इस सर्कल का सेंटर होता है सरकम सेंटर। तो ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। तो यानी कि सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। यानी कि इस सवाल में आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए, सेंट्रोइड और आपसे सरकम सेंटर के पूछे। यूलर बाबा ने बताया था कि किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट 6,-1 है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 4,1 है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 4,1 है। आपसे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि XY है, मान लिया कि ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट X, Y है। ये आपसे पूछा है, पूछा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा वृत्त बनाया है भगवान ने जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरे। इसके सेंटर को ही हम लोग, इस सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। और ये सरकम सेंटर से सर्कल की जो दूरी है रेडियस होती है। यूलर जी ने यह भी कहा था कि HG से जियो का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। दिस वॉज सेइंग यूलर बाबा, HG से जियो का रेशियो 2:1 होगा। आपसे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे, सरकम सेंटर के। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते बच्चों? शुभम जी बता तो दिया, सरकम सेंटर हिंदी में परिकेंद्र। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से गुजरे। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है, उसके सेंटर को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सेंटर जो है तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा, इस सर्कल की रेडियस के बराबर। 4 बार मैंने बोल दिया। और कितनी बार सुनना है आपको ये? इस सवाल में आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,-1, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। तो मेरे भाई वो हो गया सरकम सेंटर। बताओ कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो यहां पे लगेगा इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला, यूलर लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट G है, इस लाइन पर एक पॉइंट G है जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो आपने इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला पढ़ा है, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेंट्रॉइड इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
सेंट्रॉइड इस लाइन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। कैसे आएगा बेटा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 4 कैसे आएगा बेटा? m1 x2 2 की x में गुणा होगी 2x प्लस m2 x1 1 की 6 में गुणा होगी 6 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 3। यहां से x कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 3 चौक 12 माइनस 6 6 6/2 3। x का मान 3 आ गया। तो x की वैल्यू यहां से 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। x की वैल्यू 3 आ गई तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 1 है तो क्या आएगा बेटा? m1y2 2 की y में गुणा होगी 2y प्लस m2y1 1 की -1 में गुणा होगी -1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 और 1 3 3 और 1 4 4/2 2 आ जाएगा। y का मान 2 आ गया। तो सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट आगे 3,2 और ये मेरा आंसर है। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट 3,2 आंसर। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो आपको ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा इंटरनल डिवीजन वाला, आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। इंटरनल डिवीजन वाला जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। हाँ देखो, इसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ ज्योमेट्री का यूलर लाइन, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिख के बता दिया, आपको याद करना है ये। और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, मैं 5-6 सवाल भी करवा चुका हूं भाई प्रताप सिंह। आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये खत्म होता है सेंटर वाले सवाल। थोड़ा बोरिंग सा है। सेंट्रॉइड क्या हो गया बेटा, इन सेंटर क्या हो गया, और जो है यूलर लाइन, ये मैंने आपको क्वेश्चंस यहां पर करवा दिए सारे। अब हम आगे चलेंगे बेटा, आगे अगला टाइप, और हमारा यहां ये आखिरी कॉन्सेप्ट भी बनता है। आखिरी कॉन्सेप्ट सर्कल वाला है ना। चलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पढ़ा होगा बचपन में। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। पहले तो आप मुझे बताओ, हिंदी में लिख लेंगे सर्कल का समीकरण, हिंदी में लिख लेंगे सर्कल का समीकरण। बताओ क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस, या हिंदी में कहते हैं बिंदुपथ, हिंदी वाले भाई कहते हैं बिंदुपथ। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस या हिंदी में बिंदुपथ है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, जिसकी
एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस या हिंदी में बिंदु पथ है जिसकी एक फिक्स्ड बिंदु, निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होती है। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट जो होता है सर्कल का सेंटर होता है। ये जो फिक्स पॉइंट है ये होता है सर्कल का सेंटर या फिर वृत्त का केंद्र। अब सुनना मेरे भाई, सब लोग मेरी बात को ध्यान सुनेंगे तो आपको मजा आएगा समझने के लिए। देखो बेटा, सवाल ये है या कॉन्सेप्ट ये है कि ये सर्कल है। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ये सर्कल का सेंटर या हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र कहते हैं। ये सर्कल है, आप इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट की हमेशा इस सेंटर से जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगी। आप यहां चले जाइए, इस पॉइंट की भी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। आप यहां आ जाइए, इस पॉइंट की सेंटर से जो दूरी है वो ये बराबर रहेगी। इस पॉइंट की, इस पॉइंट को देखो, इसकी सेंटर से जो दूरी है सेम रहेगी। और वो क्या होती है? वो होती है सर्कल की त्रिज्या के बराबर। सर्कल की त्रिज्या के बराबर। समझ में आया? यानी कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। आप इस, ये जो आपको ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, आप इस ब्लू कलर की सरकमफरेंस पर कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट हमेशा सेंटर से बराबर दूरी पर रहेगा। अगर ये दूरी आर है तो ये पॉइंट पी को आप यहां ले लो, ये दूरी अब भी आर ही रहेगी। अब पॉइंट पी को यहां ले लो, अब भी ये दूरी आर ही रहेगी। समझ में आया? यानी कि एक ऐसे बिंदु का रास्ता, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पथ जिसकी हमेशा एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट क्या? सर्कल का सेंटर, दूरी हमेशा बराबर होती है। समझ में आया? ओके, आप इस पर कोई भी पॉइंट लीजिए, हमेशा उसकी सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी। तो यानी कि एक ऐसा रास्ता, बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी एक फिक्स पॉइंट यानी कि सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस बराबर होती है। ज्योमेट्री में सुरेंद्र कुमार जी, इन सेंटर सर्कम सेंटर में क्या डिफरेंस होता है? आकाश जी बाद में बताएंगे, अभी जानने की जरूरत नहीं है। इन सेंटर होता है ट्राइंगल के अंदर वाले सर्कल का सेंटर, सरकम सेंटर होता है ट्राइंगल के बाहर वाले सर्कल का सेंटर। ये फर्क है, अंदर वाले का इन सेंटर, बाहर वाले का सरकम सेंटर। चलो मेरे प्यारे भाई, तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, वो जो होता है सर्कल। मान लिया इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। मान लिया सर्कल की सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। ठीक है जी, ओके। से सर्कल का सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी, सर्कल के सेंटर के निर्देशांक ए कोमा बी हैं। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये होगी सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस होगी, है ना? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस होगी, सर्कल के सेंटर को मैंने ओ नाम दे दिया, तो सेंटर से पॉइंट पी तक की जो दूरी होगी, ओ से पी तक की जो दूरी होगी, वो सर्कल की रेडियस होगी, आर। सही है? मान लिया सर्कल की सरकमफरेंस पर एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट, माना सर्कल की सरकमफरेंस पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो सर्कल की रेडियस के बराबर होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। एक्स में से घटाए अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? स्मॉल आर। ये पॉइंट ओ से पी तक की दूरी है। आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए मेरे प्यारे भी, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर।
एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये सर्कल की इक्वेशन है। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वैसे ही सर्कल की इक्वेशन है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर आपको किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, अगर आपको किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, सर्कल की रेडियस पता है, रेडियस, तो आप उस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आप उस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ए बी क्या है? सर्कल का सेंटर है। आर क्या है? सर्कल की रेडियस है। और एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। लेट पी एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ये तो सब तो पढ़ा होगा ना अपने बचपन में। अभी समझना भी नहीं है प्रत्युषा? नहीं साहिल वत्स। यूलर बाबा ने ये बोला, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि ये तीनों लाइन, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे और एच और ओ के बीच में ही जी आएगा। ऐसा नहीं आगे पीछे हो जाएंगे, एच और ओ के बीच में ही जी आएगा। जैसे लिखा है वैसे ही होगा। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में ही सेंट्रॉइड होता है। तो मैं घोंचो, ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी सर्कल का सेंटर ए बी है, सर्कल की रेडियस आर है, और माना सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हैं, तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो आप बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पर है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी मेरे प्यारे भाई? जैसे मान लीजिए कि ये जैसे आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कोई सर्कल ऐसा खींचा गया है, कोई सर्कल ऐसा खींचा गया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे, इस प्रकार से एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से 0,0 पे, इसका सेंटर ओरिजिन मूल बिंदु पे है, ठीक है जी, 0,0 पे, और सर्कल की सरकमफरेंस पर कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है, सर्कल की सरकमफरेंस पर कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है, तो ओरिजिन से मूल बिंदु से इस पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये दूरी हो जाएगी जी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। तो क्या बन जाएगा भैया? सर्कल की इक्वेशन क्या होगी उस केस में? सर्कल की इक्वेशन होगी, आप ए की जगह 0, आप ए की जगह 0, बी की जगह 0 रख दो, ए की जगह 0 और बी की जगह 0 रख दो, है ना? तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन मूल बिंदु पर है, 0,0 पर है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? उस सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ए की जगह 0, बी की जगह 0 लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब इस पर भी सवाल कर लेते हैं। सवाल तो खैर नेक्स्ट क्लास में होंगे, पर आज मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए। अब मुझे केवल इस पे सवाल कराने हैं। मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए और अगली क्लास में चैप्टर में खत्म कर दूंगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड रेडियस इज 6? उस सर्कल का इक्वेशन क्या है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 6 है? तो सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, डी ऑप्शन। ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी।
अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट क्लास होगी इसकी अब एंड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर, क्योंकि अब मुझे केवल सवाल कराने हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और ऐसे हल्के हल्के सवाल हैं इस पर। 113 ये बताइए 113। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1, -2 एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। उस सर्कल का सेंटर क्या, उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जिसका सेंटर 1, -2 है, रेडियस 4 है। रेडियस 4 है, मैंने क्या बताया, x माइनस ए का स्क्वायर, ए की जगह 1 है, ये ए बी है बेटा, ए और बी। x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा यहां पे अलजबरा लगाना है। अगर आप देखो तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, वाई प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 16। देखो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, -2x आएगा प्लस 4y आएगा, और ये बचेगा 1 और 4 5, 5 उधर जाएगा, 16 माइनस 5 11, 11 बचेगा, डी ऑप्शन। 1 4 5, 5 उधर चला जाएगा, 16 माइनस 5 11। आंसर बी नहीं है बेटा, डी ऑप्शन है। 16 नहीं आएगा, 11 आएगा। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 और 4 5 हो रहा है ना, 5 उधर जाएगा राइट साइड में, 16 माइनस 5 11। नॉट बी ऑप्शन तन्मय सिंह, डी ऑप्शन आंसर होगा, डी। समझ में आई बात। अगला सवाल 114, ये बताओ बेटा, उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट 4 3 और -2, 1 है। चलो ये हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास से। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अगली क्लास में आओ तो ये दोनों फॉर्मूले याद करके आना, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम केवल इस पे सवाल करेंगे और आप घर से भी सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है जी। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज इतना ही, बाय। बिल्कुल नहीं।